श्रीलंका में राजनीतिक और आर्थिक हालात बद से बदतर हो रहे हैं। देश की जनता के सामने खाने का सामान का संकट खड़ा हो गया है। कल वहाँ के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षा ने इस्तीफा दे दिया। आज सर बड़े उद्योगपति कोटक महिंद्रा ने, जो कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ भी हैं, उन्होंने आज श्रीलंका का ही उदाहरण देते हुए कहा कि सरकारों को लोक लुभावन नहीं होना चाहिए और ये कठिन समय है सरकारों के लिए। क्या बहुत सारे मंचों पे आप देखिए, सोशल मीडिया पे और बहुत सारी जगहों पर भारत और श्रीलंका के बीच कंपैरिजन भी होने लगा है कि भारत और श्रीलंका की एक सी स्थिति। कितना सही है ये कंपैरिजन करना, और श्रीलंका का भविष्य क्या है, इसको जानने में ज़्यादा रुचि है। शुभम, मुझे लगता है कि आर्थिक कारणों से और बहुत सारे पैमानों के आधार पर श्रीलंका और भारत की परिस्थिति में कोई सीधी तुलना नहीं की जा सकती। श्रीलंका की समस्याएं विदेशी कर्ज से केंद्रित हैं। छोटी इकॉनमी, छोटी अर्थव्यवस्थाएं विदेशी कर्ज पर निर्भर रहती हैं। श्रीलंका की इकॉनमी का बेस बहुत छोटा है। 2-4 इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं एक्सपोर्ट के लिए, टी और उसके अलावा टूरिज्म के लिए। तो जब अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में बड़े तूफान आते हैं तो छोटे देश बुरी तरह फंसते हैं। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था का बुनियादी ढांचा या जो उनका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो हमेशा से जोखिम में भरा हुआ रहा है, क्योंकि छोटी अर्थव्यवस्था है। दूसरी समस्या श्रीलंका के साथ विदेशी कर्ज को लेकर है, जिसमें चीन का भी विदेशी कर्ज था और बाहर के देशों का भी विदेशी कर्ज था। उस तुलना में भारत की अर्थव्यवस्था विदेशी कर्ज में की दृष्टि से सुरक्षित है। हमारे पास कोई बड़ा एक्सपोजर नहीं। हमारी समस्याएं दूसरी, जिस पर हमने चर्चा की, हमारी समस्याएं हैं कि हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार गिर रहा है। हमारी समस्या ये कि हमारे यहाँ आंतरिक घाटा ज़्यादा है। हमारे यहाँ समस्या ये है कि यदि हम समय से सुधार नहीं करेंगे और विदेशी मुद्रा की सप्लाई नहीं बढ़ेगी तो रुपए पर दबाव बढ़ता चला जाएगा। तो ये तुलना किसी एक देश की तुलना दूसरे देश से नहीं की जा सकती, खासतौर से श्रीलंका और भारत की तुलना नहीं की जा सकती। एक पहलू ये हुआ। दूसरा पहलू ये कि श्रीलंका की नई सरकार, जिसकी तरफ उदय कोटक ने अपने ट्वीट में इशारा किया, पिछली सरकार जिसके राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ा, हाँ, उनके कई फैसले गलत साबित हुए और सरकारों के गलत फैसले अर्थव्यवस्थाओं को गहरे संकट में फंसाते हैं। ये बात हमने पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में देखी, सिर्फ श्रीलंका की बात नहीं। ग्रीस की सरकार के फैसलों को देख लीजिए, अर्जेंटीना की सरकार के फैसलों को देख लीजिए और दुनिया के कई सारे देशों के सरकारों के गलत फैसले। वो फैसले लोक लुभावन हो जाना, वास्तविकता से अलग नीतियां बना देना और बहुत सारे राजनीतिक दबावों के जरिए चीज़ों को, वास्तविक समस्याओं से चीज़ों को अलग ले जाना, वो गलती श्रीलंका में हुई है। श्रीलंका में इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट था, ऊपर से क्राइसिस आ गई, कोविड की क्राइसिस आ गई, ब्याज दरें बढ़ने की समस्या आ गई और वो दोनों मिलकर श्रीलंका को इस स्थिति पर लिया। श्रीलंका गहरी मुश्किल में। श्रीलंका में जब तक सरकार नहीं होगी तब तक कोई समाधान नहीं होगा। बिल्कुल। क्योंकि किसी भी अगले समाधान के लिए, चाहे आपको वर्ल्ड बैंक से फाइनेंस लेना हो, चाहे आपको IMF से बेल आउट लेना हो, सरकार तो चाहिए ना जो जाकर नेगोशिएट करेगी, बात करेगी। तो क्या है कि श्रीलंका में केओस है, अराजकता की स्थिति है। उस अराजकता की स्थिति में पहले वहां कोई लीडरशिप आएगी जो बाद में जाकर इन चीजों के लिए बात करेगी। IMF से बेल आउट की बातचीत चल रही थी पिछली सरकार के दौर में। कुछ दुनिया के और देशों ने भी क्रेडिट लाइन देने की बात कही थी। भारत ने भी सिफारिश की थी कि श्रीलंका की प्रोफाइलिंग ठीक की जाए अंतर्राष्ट्रीय कर्ज के हिसाब से। लेकिन ये सब तब संभव होगा जब वहां पर शांति होगी और नई सरकार आकर ये काम शुरू करेगी। बात श्रीलंका के बाद जिम्बाब्वे की। कोरोना के बाद जहां उम्मीद थी कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में रिकवरी देखने को मिलेगी, लेकिन मौजूदा हालात कई देशों के लिए बद से बदतर हो रहे हैं। श्रीलंका की बात हमने कर ली, अब बात जिम्बाब्वे की। जिम्बाब्वे की अर्थव्यवस्था भी पटरी से उतरती दिखाई दे रही है और हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि जिम्बाब्वे की सरकार ने बैंकों को, सरकार और निजी क्षेत्र को किसी भी तरीके के कर्ज देने से मना कर दिया। वहाँ ब्लैक मार्केट में देश की करेंसी $1 के मुकाबले 400 जिम्बाब्वे डॉलर तक पहुंच गई है। आधिकारिक रूप से अगर आप देखें तो स्थिति इतनी खराब नहीं है। वहाँ $1 के मुकाबले देश की मुद्रा $165 पर ट्रेड कर रही है। सर, वहाँ महंगाई 96% के आसपास है, बेरोजगारी दर 90% के आसपास है। ऐसे में जो श्रीलंका की सरकार ने एक कदम उठाया है, कारगर होगा क्या इस क्राइसिस से निकलने के लिए? ये बड़ा डिजास्टर है और ये मतलब दुनिया में बहुत सारे लोगों को, जब सुबह सूचना मिली तो मुझे भी बहुत सारा आश्चर्य हुआ और बहुत सारे लोगों को इस बात पर आश्चर्य हो रहा है कि जिम्बाब्वे ने ऐसा ड्रास्टिक और ऐसा इस तरीके का कदम उठाया है जो आमतौर पर कभी नहीं उठाया जाता। जिम्बाब्वे ने फैसला लिया है कि प्राइवेट सेक्टर को, गवर्नमेंट को, किसी को भी क्रेडिट नहीं दिया जाएगा, कोई भी कर्ज नहीं दिया जाएगा, क्योंकि करेंसी को बचाना है गिरावट से रोकने के लिए और इन्फ्लेशन को रोकना है। ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है जिम्बाब्वे की सरकार ने, और जिसमें उन्होंने कहा है कि कर्ज की सप्लाई रोक दी जाएगी। शायद श्रीलंका को ऐसा लग रहा है कि जिम्बाब्वे की सरकार को ऐसा लग रहा है कि महंगाई सिर्फ इसलिए आ रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा करेंसी बाजार में फ्लो हो रही है और लोगों के हाथ में जब पैसा नहीं जाएगा, क्रेडिट नहीं जाएगा, कर्ज नहीं जाएगा, तो महंगाई को रोका जा सकता है। लेकिन ये जिम्बाब्वे की अर्थव्यवस्था
पहले से भी हाइपर इन्फ्लेशन से का एक दौर देख चुकी 2009 में, जब जिम्बाब्वे ने बहुत भयानक हाइपर इन्फ्लेशन का सामना किया था। ऐसी सिचुएशन में ये फैसला जिम्बाब्वे की सरकार को बुरी तरह तोड़ देगा। महंगाई से निपटने की अंतर्राष्ट्रीय रणनीतियां पहले से डिफाइंड है। बाजार में क्रेडिट की आपूर्ति बंद करके नहीं, क्रेडिट को धीमे धीमे महंगा करते हुए, लोगों के हाथ से मनी सप्लाई सीमित करते हुए उसे रोकने की कोशिश की जाती है। लेकिन जिम्बाब्वे का फैसला बिल्कुल ड्रास्टिक है, बिल्कुल, और एक किस्म से ये जिम्बाब्वे की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा संकट लेकर आ सकता है। इस पर हमारी निगाह रहेगी, क्योंकि अभी ये घटनाक्रम बनना शुरू हुआ है, और अगर ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सरकार ने एकदम अपने यहाँ क्रेडिट की सप्लाई ही रोक दी, उसे बंद कर दिया। क्रेडिट का फ्लो कम करना, क्रेडिट की कास्ट कम करना तो एक स्थापित प्रक्रिया है, पर यह घटनाक्रम आने वाले 1-2 दिनों में और खुलकर हमारे सामने आएगा।